नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 25 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटनाचक्र करंट अफेयर्स 2025 का डेज 3 करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्पेन और IPOI इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बात करते हैं एक बड़ी ग्लोबल खबर की। स्पेन अब आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI में शामिल हो गया है। इसका मेन मोटिव है समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी और इस क्षेत्र में स्थिरता लाना। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये गठबंधन व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अहम है। याद रखिएगा, IPOI को PM मोदी ने 2019 में बैंकॉक में लॉन्च किया था। साथ ही हमारी सागर पॉलिसी 2015 को न भूलें, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भू राजनीति, ग्रीनलैंड और इजरायल, जियोपॉलिटिक्स। इस स्लाइड पर ध्यान दें। ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का भारी खजाना है। और बच्चों, एक बात नोट कर लें, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट नहीं। दूसरी तरफ इजरायल ने UNRWA के ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वे आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र कह रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, आपदा प्रबंधन। चलिए अब अपने देश के सम्मानों की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। इंडिविजुअल कैटेगरी में विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके, जिन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड में शानदार बचाव कार्य किया था। इन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये पुरस्कार मिला है, जिसके लिए 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। याद रखें, ये पुरस्कार हर साल 23 जनवरी पराक्रम दिवस को दिए जाते हैं। कला, संस्कृति और जनजातियां। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक स्वादिष्ट खबर है। वहां के डोगरा समुदाय के पारंपरिक पनीर व्यंजन कलाड़ी को GI टैग मिला है और सरकार इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रही है। वहीं तेलंगाना में लबांडा जनजाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि उन्हें ST सूची से हटाकर OBC में डाला जाए या नहीं। ये मूल रूप से राजस्थान के बंजारा समुदाय से हैं। सरकारी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना। हमारी एक बहुत सफल योजना सुकन्या समृद्धि योजना को 11 साल पूरे हो गए हैं। इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का खाता खुलता है, जिसमें साल में कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। साथ ही सरकार ने अटल पेंशन योजना को भी 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। रक्षा और सुरक्षा। डिफेंस में हमारे लिए गर्व की बात है लोकायन 26 अभियान। हमारा जहाज INS सुदर्शनी 10 महीने की यात्रा पर निकला है, जो 13 देशों के 18 बंदरगाहों पर जाएगा ताकि भारत की समुद्री संस्कृति का प्रचार हो सके। दूसरी तरफ चीन अपनी टाइप 096 परमाणु पनडुब्बी से दुनिया को चौंका रहा है, जो अपनी खास तकनीक की वजह से ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अर्थव्यवस्था और सूचकांक। इकोनॉमी की बात करें तो एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। भारत में टाटा ग्रुप 61वें स्थान पर है। IMF के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ 2025-26 में 7.3% रहने का अनुमान है। और सुरक्षा के मामले में चीन का किंगदाओ टॉप पर है, जबकि भारत में बेंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें द ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी को याद करना होगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने सिंगापुर में 76,000 से ज्यादा पेड़ लगाए थे। एक और ज़रूरी अपडेट है, MP के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। वाकणकर जी ने ही भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आखिरी स्लाइड पर आते हैं। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है, जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया हब बनने जा रहा है। इसके अलावा बिरसा 1001 नामक जीन थेरेपी तकनीक सिकल सेल अनीमिया के इलाज में नई उम्मीद लेकर आई है। खेल जगत। नमस्ते बच्चों, हमारी पहली स्लाइड खेल जगत से जुड़ी है।
सबसे बड़ी खबर है बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के संन्यास की। साइना ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उन्हें 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट नोट करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन इस बार लेह लद्दाख में हो रहा है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। और घरेलू क्रिकेट की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार विदर्भ ने जीत ली है। उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र को हराया था। इसे अपनी कॉपी में विनर वर्सेस रनर अप के तौर पर मार्क कर लें। महत्वपूर्ण दिवस। अब बात करते हैं कुछ खास तारीखों की। 24 जनवरी को हम दो प्रमुख दिवस मनाते हैं। पहला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बच्चों, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी ताकि बेटियों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिक जीके फैक्ट है। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसी के साथ 24 जनवरी को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं, और यही इस दिन का मैसेज है। रैपिड फायर रिवीजन। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों की ज़रूरी खबरों का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। एनआईए के नए महानिदेशक राकेश अग्रवाल जी को बनाया गया है। ऑपरेशन स्वदेश, ये नाम याद रखिएगा। जनवरी 2026 में ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया। यमन के नए प्रधानमंत्री साया जिंदानी बने हैं। पुरस्कार ग्रासा मार्शल मोजाम्बिक को शांति का नोबेल 2025 और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों मिले हैं। रेलवे सम्मान चंदना सिन्हा जी को बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के उनके साहसिक काम के लिए सम्मानित किया गया है। आज का प्रश्न। क्लास खत्म करने से पहले ये स्लाइड आपके सेल्फ टेस्ट के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप इन सवालों के जवाब कमेंट्स में या अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। सवाल 1, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम कितने खाते खोले जा सकते हैं? हिंट, बेटियों के भविष्य के लिए है ये योजना। सवाल 2, लबांडा जनजाति चर्चा में है, ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान या तेलंगाना? सवाल 3, ब्रांड फाइनेंस 2026 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 को रिवीजन सीरीज करने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व विशेष दादाभाई नौरोजी। बच्चों, इतिहास के पन्नों में दादाभाई नौरोजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। 200वीं जयंती 4 सितंबर 2025 को उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे या नवसारी में हुआ था। पहचान, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। योगदान, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। प्रमुख योगदान और तथ्य। दादाभाई नौरोजी के बारे में ये बातें परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, इन्हें नोट कर लें। शिक्षा, वे एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर थे। बाद में उन्होंने लंदन में गुजराती भी पढ़ाई। संसद, 1892 में वे ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट्रल फिन्सबरी के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। कांग्रेस अध्यक्षता, उन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 में। लेखन और सिद्धांत, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने ड्रेन थियरी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। संस्था और पत्रिका, उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई और राष्ट्र गुफ्तार नामक गुजराती पत्रिका भी शुरू की। अंगीकार 2025 अभियान, शासन और नीतियों के तहत एक नया अभियान शुरू हुआ है। शुभारंभ 4 सितंबर 2025 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी ने इसे लॉन्च किया। अवधि, ये 2 महीने का अभियान है, 4 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य PMAY 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में जागरूकता फैलाना और निर्माण कार्यों में तेजी लाना है। ये देश के 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ULBs को कवर करेगा। PMAY 2.0 योजना अपडेट, आवास योजना में कुछ बड़े बदलाव और लक्ष्य तय किए गए हैं। नया लक्ष्य, सरकार ने अब 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को घर देने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय मदद, इसमें 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। महत्वपूर्ण दिवस, 17 सितंबर 2025 को PM आवास दिवस के रूप में मनाया गया। एकीकरण, इस योजना को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, सरकार अब क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग पर ध्यान दे रही है। बजट, केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर 2025 को इसके लिए 1500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। अवधि ये योजना 6 साल 2025-26 से 2030-31 के लिए है। प्रोत्साहन सरकार कंपनियों को कैपिटल व्यय पूंजीगत व्यय पर 25% और ऑपरेशन व्यय ऑपेक्स पर 5 साल तक सब्सिडी देगी। इसका मूल मिशन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM है। बिहार विशेष जीविका निधि बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की गई है। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की। फायदा पहले महिलाओं को सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFI से 18 से 24% की ऊंची ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता था। अब जीविका सहयोग के माध्यम से उन्हें बहुत कम ब्याज पर वित्तीय सहायता मिलेगी। डिजिटल मदद इस योजना के तहत 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए गए हैं। शिक्षा रिपोर्ट UDIESE प्लस 2024-25 शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। शिक्षकों की संख्या भारत में पहली बार कुल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। महिला शक्ति शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुमत में है 54.2%। PTR छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी में ये 26 और सेकेंडरी में 17 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानक 1:30 से भी बेहतर है। बुनियादी ढांचा और नामांकन स्कूलों में सुविधाओं के स्तर पर काफी सुधार हुआ है। ड्रॉप आउट दर माध्यमिक स्तर पर यह 10.9% से घटकर 8.2% रह गई है। सुविधाएं 99.3% स्कूलों में पेयजल, 97.3% में लड़कियों के लिए शौचालय और 93.6% में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया लगभग 63.5% स्कूलों में अब इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। ग्रीन मोबिलिटी सुजुकी ई-विटारा भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का हब बन रहा है। उद्घाटन 26 अगस्त 2025 को गुजरात के हंसलपुर में भारत की पहली सुजुकी BEV इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-विटारा का अनावरण किया गया। निर्यात ये मेड इन इंडिया कार 100 से अधिक देशों में भेजी जाएगी। इंडस्ट्री ग्रोथ पिछले एक दशक में मोबाइल फोन उत्पादन में 2700% और इलेक्ट्रॉनिक्स में 500% की भारी वृद्धि हुई है। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा पर हुए एक नए सर्वे की। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSSS ने अपने 80वें दौर में शिक्षा पर एक सर्वे किया, जिसका मुख्य फोकस इस बात पर था कि वर्तमान में स्कूल जाने वाले छात्रों पर परिवारों का कितना खर्च होता है। इस सर्वे की कुछ खास बातें। डेटा कलेक्शन ये सर्वे डिजिटल तरीके से यानी CAPI किया गया, जिसमें पूरे भारत के 52,085 परिवारों और 57,742 छात्रों से जानकारी जुटाई गई। नामांकन सर्वे के अनुसार देश के 55.9% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ग्रामीण वर्सेस शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक यानी 66.6% है, जबकि शहरों में ये सिर्फ 30.1% है। प्राइवेट स्कूल देश भर में लगभग 31.9% छात्र प्राइवेट अनएडेड यानी बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। कोर्स फीस सरकारी स्कूलों में सिर्फ 27.7% छात्र ही फीस देते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये आंकड़ा 95.7% है। शिक्षा पर घरेलू खर्च और कोचिंग का चलन। अब देखते हैं कि एक छात्र की पढ़ाई पर औसतन कितना खर्च आता है। खर्च में बड़ा अंतर। सरकारी स्कूल में एक छात्र पर साल भर का औसत खर्च 2,863 रुपये आता है, वहीं प्राइवेट स्कूल में यह बढ़कर 25,002 रुपये हो जाता है। सबसे ज्यादा खर्च कहाँ? सबसे ज्यादा पैसा कोर्स फीस पर औसतन 7,111 रुपये खर्च होता है। इसके बाद किताबों और स्टेशनरी यानी 2,002 रुपये का नंबर आता है। प्राइवेट कोचिंग सर्वे में एक चिंताजनक बात सामने आई है कि लगभग 27% छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। शहरों में ये चलन 30.7%, गांव की तुलना में 25.5% से अधिक है। कोचिंग की बढ़ती लागत जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, कोचिंग का खर्च भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए शहरों में हायर सेकेंडरी के लिए कोचिंग का औसत खर्च 9,950 रुपये है। फंडिंग का स्रोत आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च परिवार के सदस्य ही उठाते हैं। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप केवल 1.2% छात्रों के लिए ही वित्त पोषण का मुख्य जरिया है। ऑनलाइन गेम संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। अगला टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग है, ऑनलाइन गेमिंग। सरकार ने इसे रेगुलेट करने के लिए अगस्त 2025 में एक नया कानून बनाया है। मुख्य प्रावधान इसे 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ऑनलाइन मनी गेम ये कानून उन गेम्स पर लगाम लगाता है जहां पैसा लगाकर आर्थिक लाभ की उम्मीद की जाती है, जैसे दाम लगाना। इसमें डिजिटल टोकन और कॉइन्स भी शामिल हैं। 3 बड़े प्रतिबंध। अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के मनी गेम ऑफर नहीं कर सकता, धारा 5। इनका विज्ञापन नहीं कर सकता, धारा 6। और बैंक ऐसे लेन देन की सुविधा नहीं देंगे, धारा 7। सजा का प्रावधान नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा। अच्छी बात यह है कि सरकार ई स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में मान्यता दे रही है और इसके लिए ट्रेनिंग अकेडमी भी बनाएगी। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। भारतीय खेल जगत में एक बड़ा बदलाव आया है। 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी। इसका बड़ा लक्ष्य भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार करना है। इस कानून के तहत 4 नए निकाय बनेंगे। NOC ओलंपिक खेलों के लिए, NPC दिव्यांग एथलीटों और पैरालंपिक के लिए, SFF हर खेल के लिए एक विशेष महासंघ, RSF क्षेत्रीय स्तर पर खेल विकास के लिए।
प्रबंधन में सुधार। अब खेल समितियों में कम से कम 4 महिला सदस्यों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है। साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित खेल नीति धारा 13 बनाई गई है ताकि उन्हें उत्पीड़न से बचाया जा सके। विवादों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण भी बनेगा, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे। भारतीय पत्तन अधिनियम 2025। अंतिम टॉपिक है हमारे बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। सरकार ने 117 साल पुराने यानी 1908 के औपनिवेशिक कानून को बदलकर नया भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 लागू किया है। उद्देश्य बंदरगाहों के संचालन को डिजिटल बनाना और सुरक्षा बढ़ाना। समुद्री राज्य विकास परिषद यानी MSDC, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन मंत्री करेंगे। विवाद निवारण। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विवादों को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मंजूरी। इस अधिनियम को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई।